इसको कह सकते हैं अप्रोचेस टू लिटरेचर, जो साहित्य को समझने के लिए जो पहुंच है, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म, ये एक ही तरफ जा रही थी और इनका जो सारा जोर है वो फॉर्म को समझने के ऊपर है। पहले जोर कंटेंट के ऊपर था। पहले जब हम लिटरेचर के बारे में बात करते थे तो ये बात करते थे कि इस कविता में है क्या। इन दोनों आलोचना प्रणालियों ने क्या किया कि ये बात तो गैर जरूरी है कि लिटरेचर में क्या कहा गया, कैसे क्या कहा गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि लिटरेचर का अगर विज्ञान बनाना है तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि लिटरेचर कैसे बात करता है, क्या बात करता नहीं, व्हाट एंड हाउ, इसमें फ़र्क किया। हमारा जो लिटरेचर की थ्योराइज करने का है ना, जो सिद्धांतीकरण जिसको कह सकते हैं, उसका प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन साहित्य की जो विषय है उसके बारे में नहीं है। उसके रूप के बारे में जो सिद्धांत हैं वो बनाने उन्होंने शुरू किए। उसमें गलती हो गई। गलती ये हो गई, अच्छा पहले मैं इसके साथ ही जुड़ी हुई एक और लहर आई है उसका भी चर्चा करना चाहता हूँ, वो है स्ट्रक्चरलिज्म। इससे जुड़ी हुई बात रशियन फॉर्मलिज्म के साथ जुड़ी हुई तीसरी जो लहर आती है ना, उसने भी ग्रामर को ही मॉडल बनाकर लिटरेचर को समझने की बात की। अर्थात उन्होंने कहा कि जैसे भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए ना तो हमें कंपैरेटिव लिटरेचर की, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की ज़रूरत है, ना हमें हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की ज़रूरत है, हमें तो जो एक समय में लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। बात एक ही थी। उन्होंने जो भाषा विज्ञान में जो मॉडल दिया वो था स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स, संरचनात्मक भाषा विज्ञान। तो उसको लेकर उन्होंने लिटरेचर को समझने की जब बात कही, उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा कि लिटरेचर को समझते हुए उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए कि इसमें किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स एलिमेंट्स इन रिलेशनशिप, के जैसे भाषा के कुछ तत्व हैं वो आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर को, एक संरचना को जन्म देते हैं। उसी तरह लिटरेचर में, शायरी में, नाटक में, नावल में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उनसे कैसा स्ट्रक्चर बनता है। साधारण अर्थों में वो लिटरेचर को ग्रामेटिकल मॉडल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मॉडल था एक वाक्य है। ग्रामर, जब हम ग्रामर की बात करते हैं ना, तो ग्रामेरियन के पास जो जिस बात के ऊपर वो अपनी थ्योरी बनाता है वो वाक्य होता है। एक वाक्य है, वो जीवन से टूटा हुआ है। कोई भी इमेजिनरी वाक्य आप ले लीजिए, उसमें कर्ता, कर्म, करण, विशेषण, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब, ये सभी एलिमेंट हैं। उनकी पहचान करके उनका रिलेशनशिप करने की बात, ये ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है। वो कहते हैं इसी तरह लिटरेचर की भी ग्रामर है। इसमें जो तीनों आलोचनात्मक प्रणालियों में बेसिक बात ये थी कि ये लिटरेचर को जीवन के अनुभव से तोड़ के, कॉन्टेक्स्ट से तोड़ के विचारने की बात थी। अब लिटरेचर इज नॉट ए सेंटेंस। जो लिटरेचर है उसकी अमीरी किस बात में है? उसकी अमीरी इस बात में नहीं है कि बात किस ढंग से कही गई है, उसकी अमीरी सभी बातों में है। और सभी बातों का मतलब है कि लिटरेचर में एक टेक्स्ट होती है और उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें अर्थ होता है। ना तो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स ने
ना रशियन फॉर्मलिस्टों ने और ना स्ट्रक्चरलिस्टों ने कॉन्टेक्स्ट की बात को परवान की। उन्होंने टेक्स्ट को टेक्स्ट के रूप में ही देखने की कोशिश की। तो यहाँ विरोध हुआ। रोलां बार्थ ने कहा फ्रॉम सेंटेंस टू डिस्कोर्स एंड फ्रॉम वर्ड टू टेक्स्ट। मतलब है कि उसने जो चिंतन किया वो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर से एक नई शुरुआत हुई जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। यहीं पर आके आज की हमारी आलोचना खड़ी है। इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। वो ऐसे हुआ जब स्ट्रक्चरलिस्टों ने अपनी बातें पेश की, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल लेवी स्ट्रॉस ने पेश की। लेवी स्ट्रॉस जो था वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। उसने भी सोस्यूर से दृष्टि लेकर उसने कहा कि अगर सोस्यूर भाषा विज्ञान बना सकता है तो एंथ्रोपोलॉजी भी तो स्ट्रक्चरलिस्ट हो सकती है, मानव शास्त्र भी बनाया जा सकता है, और उन्होंने कहा लिटरेचर भी समझा जा सकता है। और उसने क्या किया कि जो ईडिपस की कहानी थी कि चलो ईडिपस की कहानी का हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, और उन्होंने आखिर में उसका सार क्या पेश किया कि जो जितनी भी ईडिपस राजा ईडिपस की सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं सबको एक साथ देख लो। उसमें देख लो कि इसमें क्या स्ट्रक्चर काम कर रहा है। स्ट्रक्चर काम कर रहा है कि इसमें क्या है कि इसमें रिलेशनशिप की बात है, ओवर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशंस एंड अंडर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशंस। ये स्ट्रक्चर है कि राजा जो है उसका माँ से संबंध है, नाजायज़ जो बनता है वो ओवर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन है। जो ब्लड रिलेशन में ह्यूमन कल्चर में वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। एनिमल वर्ल्ड का और ह्यूमन वर्ल्ड का फ़र्क क्या है कि हमारी जो मैन वुमन रिलेशनशिप की एक मूल्यों की दुनिया है। इसमें माता पिता पुत्र भाई बहन जो रिश्ते हैं इनके साथ एक मर्यादा जुड़ी हुई है, एनिमल वर्ल्ड में नहीं है। एनिमल वर्ल्ड में जैसे कुत्ता है, वो मामा मासी फूफड़ वगैरह उसके लिए कोई नहीं, वो कुत्ता कुत्ता ही है। उसके लिए कोई जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है, उसके लिए सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस है। तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा इस कहानी में दो बातें हैं, दोनों एक टेंशन में है। एक तरफ तो है कि ब्लड रिलेशन को ओवररेट किया जा रहा है, एक तरफ अंडररेट किया जा रहा है। ईडिपस जब अपनी माँ से शादी करता है तो ओवर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन कि हमारी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है, उसका ओवर रेटिंग हो रहा है कि एक पुत्र अपनी माता से जब शादी करता है वो इग्नोरेंस में सही, लेकिन दिस इज़ एन ओवर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन। जब वो पिता को कत्ल करता है वो भी बेखबरी में ही करता है, लेकिन वो है क्या, ये अंडर रेटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन कि वो पिता जिसने आपको जन्म दिया उसको आप मार दो, ये तो अंडर रेटिंग होगी। कहते हैं ये कहानी ये बनती है। और उसको पूछे कि भले मानस इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, आपने तो हमें फार्मूला दे दिया, ये फार्मूले तक रिड्यूस करके ये कहानी की जो रिचनेस थी वो तो ख़त्म होगी। तो फिर लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ गई। जो स्ट्रक्चरलिज्म हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब थे ना, ये हम इस दौर से गुज़र चुके हैं। शुरू में रशियन फॉर्मलिज्म, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इसके हम भी पूरे जोश में स्टडी करने की बातें करते रहे, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी अपनी पहली ट्रेनिंग थी मार्क्सिज्म थी। 59 में मैंने जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने उन दिनों में एक किताब थी फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, उसको मैंने पढ़ा भी और दूसरों को पढ़ाया भी, उसके ऊपर सेमिनार भी किए। 21-22 साल की उम्र थी मेरी, जोश था नया,
और हमारे पंजाबी में तो जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है शुरू से चली है, हिंदी में भी चली है, प्रगतिशील लहर थी। मेरे मन में शुरू से क्वेश्चन रहा कि ये जो नई आलोचना प्रणालियां हैं मार्क्सिज्म से तो मेल नहीं खाती। मार्क्सिज्म ने तो हमें ये समझाया था कि इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान का जो सारा इतिहास है एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास है। इसमें वर्ग हैं, एक एक्सप्लॉयटर का है, दूसरे एक्सप्लॉयटेड का है, और इसमें एक संघर्ष चलता रहता है। ये इसका अंत तो तभी होगा जब बराबरी आएगी। मैं कि ये जो लिटरेचर की बातें करते हैं, जो इंसान का संघर्ष है उस तो इसमें गैर हाज़िर हो गया। तो इसमें ये जो भ्रांति थी ये स्ट्रक्चरलिस्टों को भी समझ आ गई, और समझ का कारण भी वही था। वो कारण था ए डायलॉग बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म वस्तुवादी दृष्टिकोण है और स्ट्रक्चरलिज्म रूपवादी दृष्टिकोण है। वस्तुवादी और रूपवादी इन दोनों को मिलाने की बात समझ में आ गई कि जब तक लिटरेचर को आप रूप और वस्तु के द्वैत में देखोगे तब बात नहीं बनेगी। तो इसके मेल से जो नई आलोचना प्रणाली सामने आई उसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया, जो स्ट्रक्चरलिज्म की शक्ति थी उसको कायम रखा। वो शक्ति थी कि लिटरेचर को समझते हुए टेक्स्ट को सामने रखना है, और टेक्स्ट के अंदर ही सारा कुछ है। वो उससे ही हमें पता चलेगा कि कोई राइटिंग हमें क्या कह रही है। लेकिन उस हमें अध्ययन को देखते हुए टेक्स्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट जोड़ने की ज़रूरत है। वो स्ट्रक्चरलिज्म ने ये सबसे बड़ी बात उनके सामने तो बड़ी बात ही थी, हमारे लिए बड़ी सिंपल बात थी कि हर एक पाठ के इर्द गिर्द एक प्रसंग होता है, संदर्भ होता है जो उसको वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। हमारे तो पहले जो हमारे भाषा दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि हर भाषाई कथन का जो अर्थ होता है ना वो संदर्भ में होता है। एक संदर्भ में एक वाक्य का और अर्थ है, दूसरे संदर्भ में दूसरा अर्थ होगा। तो इस तरह जो हमारी आलोचना प्रणाली, हमारी जो साहित्य के बारे में समझ है, ये सोफिस्टिकेशन से गुजरती हुई यहाँ पहुँची कि लिटरेचर को समझते हुए हमें उसके अंदर 3-4 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और उसका एक उन्होंने कहा कि लिटरेचर को एज सेंटेंस मत पढ़ो। अगर सेंटेंस के तौर पे पढ़ोगे तो फॉर्मलिस्टिक होकर रह जाओगे। उसको एज डिस्कोर्स पढ़ो। डिस्कोर्स की पहचान क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स है भाषाई कथन, भाषा का एक प्रयोग है, सामाजिक स्थिति में प्रयोग है, एक कल्पनाशील रूप में नहीं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में भाषा को जैसे हम प्रयोग करते हैं वो डिस्कोर्स है। और उसको समझने के लिए 5 बातें जरूरी, 4-5 बातें जरूरी हैं कि कौन कह रहा है। जो डिस्कोर्स होता है ना उसके आले दुआले, उसके इर्द गिर्द ये 5-4 चीज़ें होती हैं जिसमें उसका अर्थ छुपा होता है। तो अगर किसी रचना को आपने पढ़ना है, देखो कि इसमें कौन कह रहा है। जो कहने वाला ना कई बार वो खामोश होता है, हमने उसको ज़ुबान देनी है। कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये सारे प्रश्न हैं। तब जाके लिटरेचर की सभी डायमेंशन को समझ के हम एक बात को समझ सकेंगे। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक लोक कथा है पंजाबी में उसका नाम है, बंजारा बेदी ने लिखी है, वोट ही किस दी।
वोटी किस दी पंजाबी में सुना दूँ, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा नमूना पंजाबी में भी सुन लीजिए। हाँ, तो वो गल की हुई कि किसी गांव में, या हिंदी में बोलता हूँ मैं, किसी गांव में 4 दोस्त थे। एक था कारपेंटर, एक था दर्जी, एक था सुनार, और एक कौन था भाई, हाँ एक ब्राह्मण। 4 वो दोस्त थे। अब ये कहानी बड़ी मीनिंगफुल है। वो 4 दोस्त अपने गांव में अपने अपने जो कित्ते हैं उनकी, ब्राह्मण ने वेद पाठ का पूरा अध्ययन किया, सारा कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। कारपेंटर ने वो अपनी शिक्षा ले ली, इसी तरह दर्जी ने, सुनार ने, सभी। फिर वो सोचने लगे कि गांव में तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, चलो शहर चलते। तो शहर जाने के लिए उन्होंने उनकी माओ ने 7-7 परोठे उनको दे दिए, और अब उन्होंने अपने सारे औजार ले लिए और चल पड़े शहर की तरफ। रास्ते में जंगल आ गया। जंगल में रात हो गई। उन्होंने कहा भाई हमारे पास हमारे सबसे कीमती चीज़ें तो हमारे औजार हैं, कुछ छीन के ना ले, रोटी तो हम खा लेंगे। ऐसे करो भाई हम पहरा देते हैं, एक एक आदमी 4 पहर हैं, तो पहरा देते हैं, हमारी रात भी बीत जाएगी, बाकी के आराम कर। तो पहले मैं पहरे पे उन्होंने कारपेंटर को कहा तुम ऐसे करो, तुम सो जाओ, मैं देख लूँगा। तो पहला उसकी बारी आई तो उसने देखा कि फालतू बैठे क्या करते हैं, औजार भी पड़े हैं, एक वहाँ एक लकड़ी का वो भी पड़ा। तो उसने क्या किया, उसने काम करना शुरू कर दिया। 3-4 घंटे में उसने एक मूर्ति सी बना के रख दी। उसने साथ में दर्जी को जगा दी, कहना चल भी तेरी बारी है। उन्होंने देखा भी बड़ा कारीगर निकला ये तो मेरा दोस्त। एक वुमेन की उसने मूर्ति बना दी लकड़ी की। उसने कहा भी ये मूर्ति तो उसने ठीक बनाई है तो बड़ा कारीगर है, लेकिन ये निर्वस्त्र है, तो क्यों ना इसके वस्त्र पहना दिए जाएं। तो उसने अपना सुई धागा निकाल के वस्त्र बना के, ड्रेस मटेरियल उसके साथ ही था, तो उसने उसको वस्त्र पहना दिए। उसने वस्त्र पहना दिए, साथ में सुनार को जगा दिया, भी उठ गई। सुनार ने देखा भाई मेरे दोस्त तो बड़े कारीगर निकले। इसने एक मूर्ति बनाई, उसे कपड़े ऐसे ऐसे लगता है जैसे एक वोटी हो, ब्राइड हो। उसने कहा लेकिन इसमें एक कमी रह गई, इसके गहने नहीं। तो उसने गहने उसके बना के तो गहने डाल दिए। पंडित जी को जगा दिया। पंडित जी ने देखा भी एक ऐसे लगता है जैसे एक वधू बैठी हो साथ में, लेकिन ये निर्जीव है। उसने कहा कोई बात नहीं, मंत्र पढ़ के उसने जान डाल दी। जब चारों इकट्ठे हो देखा भी 4 दोस्त हैं, साथ में एक लड़की बैठी है, एक बीबी बैठी है। अब वो कहते हैं भी ये है तो ये लगती तो ये वोटी है, मतलब एक क्या कहते हैं वधू लगती है, लेकिन ये किसकी है? वो हर कोई कहे मेरी है, वो कहते मेरी है। वो कहते ऐसे ना भी दोस्त हैं हम, लड़ने की ज़रूरत नहीं, राजा के पास चलते हैं, जो वो अन्याय करेगा वो कर लेगा। वो कहते हैं आपका सभी का सहयोग है इसमें, इसको बनाने में। तो राजा कहता है भी तुम बताओ तुम्हारा क्या क्लेम है। वो कारपेंटर कहने लगा जी मेरा क्लेम तो पहला है, मैंने तो ये बनाई है, तो ये मैं बनाता रहा। तो क्या तेरा क्लेम ठीक है, लेकिन तेरा इसके साथ संबंध जो है ना वो पिता वाला है, तूने तो इसको जन्म दिया है, तो तेरा इससे शादी नहीं हो सकती। वो तो बैठा दिया उसको। तो जब फिर उस दर्जी कहने लगा जी मेरे को दे दो इसका रिश्ता। क्या तूने क्या किया? मैंने कहता इसके, कहता देख भाई तेरा काम जो है कि भाई जैसा है, तूने जैसे भाई अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करता है, तूने इस निर्वस्त्र को वस्त्र पहना के, तेरा तो इसके साथ रिश्ता तो बड़ा पक्का है, लेकिन भाई का है, खावंद का नहीं हो सकता। तो पंडित जी काले पड़ गए। कहता चलो इनको तो छोड़ो, ये मेरे को मैंने तो जान डाली है। कहते पंडित जी देखो तुम्हारा काम तो देवताओं जैसा है, अब देवताओं से थोड़ा इस औरत को ब्याहेंगे। तो फिर क्या वो कहते क्या, हाँ सुनार, वो कहते चल तू ब्याह करा ले। बाकी कहने लगे ये कैसे हुआ? कहने देखो सारी बातें मैंने सुन ली, जब सुनार ने उसके अंगूठी डाली तो रिंग सारे मैंने नहीं हो रही।
कहते फिर तो वो कहते भी ठीक है। इसने जब उसके उंगली में वो रिंग डाली ना तो वो सेरेमनी होगी, तो इसलिए ये इसकी बॉडी हुई। अब देखो छोटी सी कहानी है, इसमें बहुत गहरे अर्थ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इसको कैसे समझा जाए मैं ये बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखो अर्थों की बहुत सी तहें। एक तह तो ये है कि ये हमारे जो संस्कृति की जो मूल्य प्रबंध हैं उनके बारे में हमें एक मैसेज देते हैं कि हमारे रिश्ते नाते हैं, उनकी मर्यादाएं क्या हैं। ये अगली पीढ़ी को अपने विरासत की जो नैतिकता है वो समझाने की बात है। लेकिन एक बात और है इसमें, वो है कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। मैंने यही कहा था ना प्रश्न। इसमें एक मेल दृष्टि है, पुरुष प्रधान दृष्टि है जो नारी को कुछ बात समझा रही है। नारी खामोश है इसमें, सभी पात्र बोलने वाले हैं, नारी कुछ नहीं बोलती। नारी से नहीं पूछा जाता भी तू किसके साथ जाएगी। इसका मतलब है हमारे सिस्टम में नारी को बेजुबान किया गया है, उसको प्रॉपर्टी के रूप में वो सभी क्लेम कर रहे हैं। हमारे रिश्तों नातों की जो बुनियादी खराबी रही है ना, वो यही रही है कि वुमेन हैज़ बिन कंसिडर्ड एज एन कमोडिटी। मोहन सिंह कवि है ना, वो लिखता है बूए उत्ते खड़ी सी जायदाद। अपनी वो औरत नू कहता है कि वो दरवाजे की दहलीज पे एक जायदाद की तरह औरत खड़ी थी। तो हमारा जो दृष्टिकोण है इस कहानी ने उसको मुखरित कर दिया। जो चीज़ इस कहानी में नहीं कही गई वो ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम फेमिनिस्ट एंगल से अगर देखेंगे इस कहानी को, ये हम कहेंगे कि ये कहानी हमारे उस समाज की पुरुष प्रधान दृष्टि को पेश कर रही है जिसमें औरत एक निर्जब बेजुबान है। लेकिन इसमें एक साइको एनालिटिकल दृष्टिकोण भी है। साइको एनालिटिकल दृष्टिकोण क्या है कि हर एक मेल के मन में जब वो रात के अंधेरे में उसके अंदर एक डिज़ायर है, मैन इज़ ए डिज़ायरिंग बीइंग। दिन के उजाले में कुछ नहीं खराबी हुई, रात के जब अंधेरे में क्या करते हैं, चारों दोस्त के मन में एक ही है, वो नारी है। चारों मेल हैं, उनके पहले तो कारपेंटर के मन में मेल की एक फिगर थी, उसने बना दी। वो सभी, इसका मतलब है कि हमारी मानसिकता को ड्राइव करने वाली चीज़ क्या है, वो हमारी डिज़ायर है। और ये आज के दौर में यही बात हमें समझनी है कि मैन इज़ ए डिज़ायरिंग सब्जेक्ट। मैन मीन्स मैन एंड वोमेन। तो ये कहानी बहुत से अर्थों को अपने अंदर लिए समेटे बैठी है। इनको समझने के लिए हमें जो लिटरेचर की बहुत सी अंतर्दृष्टियाँ हैं उनको साथ लेके ऐसी बातें समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत होगा। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े सुंदर ढंग से खूबसूरत अंदाज में जो व्याख्यान हम सब के जुड़े, ऐसा लगता है कि 77 की एज में ये केवल व्याख्यान ही प्रस्तुत करते होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। और जितनी भी मेरी जानकारी है उसके अनुसार ये बांसुरी वादन में भी महारत रखते हैं। तो बांसुरी तो मेरे ख्याल अब नहीं है, कोई कला बनगी आप हमें सुना। पहला ओपल साहब भी बड़ा सुनो जरा गायकी। काफ़ी सुन चुके हैं। मैंने भी सुनाओ ना।
मैंने थोड़ा आराम भी दो। ठीक है। बूढ़े बंदे ने तंग कर रहे हो। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। सवाल पूछो। वहाँ तक तो मैं आया नहीं ना। जी, मेरी एक किताब है, पंजाबी में है वो है भारतीय काव्यशास्त्र ते पश्चिमी आलोचना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने छापी है, तो वो आप देख सकते हो। आपको सर क्या लगता है कि जो हमारा आधुनिक साहित्य है, आधुनिक भाषाओं में जो लिखा गया है, हाँ, वो किस ढंग से आप उसको आलोचनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं तो आप कौन से इंडियन पोइटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्राचीन काव्यशास्त्र भारतीय संस्कृत जो है, या फिर वेस्टर्न, इससे आप? हाँ, ऐसे है कि जो भारतीय काव्यशास्त्र में जो काव्य की आत्मा को परिभाषित किया गया है ना, वो ज़्यादातर फॉर्मलिस्टिक रूप में ही रहता है। वो उसमें कारण ये है कि 1000 साल पहले जब मुग़ल आए ना, वो हमारा जो चिंतन था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो वहीं रुक गया। जो सोशियोलॉजी और कल्चरोलॉजी के डिसिप्लिन हैं, उनको लेकर जैसे वेस्ट ने किया ना, वेस्ट ने क्या किया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सोशियोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को, सभी को लेके उसमें गुंजाइश पैदा कर। हमें ये मौका नहीं मिला। हमारी जो एनालिसिस की विधि है वो फॉर्मलिस्टिक है, ये सीमा है उसकी। उसमें बहुत सी अंतर्दृष्टियाँ हैं, जैसे शब्द शक्तियों की बात की गई है, और दूसरा एक है ना ध्वनि संप्रदाय, रस, ध्वनि, ये दो ऐसे संप्रदाय हैं जिनका बहुत महत्व है। लेकिन वो भी है ना कि टेक्स्ट को पढ़ने में उसको एक बंद इकाई की तरह पढ़ते हैं। लिटरेचर का समाज के ऊपर, वो समाज से क्या लेता है, क्या देता है, इस मसले पर हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में बात नहीं की गई। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो वेस्ट में क्रिटिसिज्म की जो धाराएं आई हैं वो सभी के काउंट, इसमें हमें कोई परहेज़ नहीं, इसको मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम रिजिड नहीं हैं। क्योंकि वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में जो ख़ास तौर पर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, पोस्ट और केड़े ने है, हाँ, पोस्ट मॉडर्न है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, इनकी जो अंतर्दृष्टियाँ हैं जो सभी टेक्स्ट को पढ़ने में काम देती, चाहे हमारी पुरानी टेक्स्ट है, चाहे फोकलोर की टेक्स्ट है, चाहे मॉडर्न है, सभी को समझने में एक मॉडल देती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें मेडिवल लिटरेचर को समझना है तो हमें क्लासिकल इंडियन पोइटिक्स काम देगी। जैसे उसमें अगर भक्ति है तो रस सिद्धांत में देखने में हमें देखना पड़ेगा कि इसमें रस कौन सा है। रस विश्लेषण करेंगे ना जब भक्ति काव्य का, तो हमें भारतीय काव्यशास्त्र की मदद लेनी पड़ेगी। अगर उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट देखना है फिर वेस्ट की काम देगी। लेकिन जब हम अपने संस्कृत में हम किसी अपने प्राचीन कृति का या आधुनिक कृति का काव्यशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, तो हम सीमित रह जाते हैं वहीं तक, छंद, लक्षण, अलंकार और ये सब। तो क्या हम ऐसा हो सकता है कि क्या हम अपनी संस्कृत में जो कृतियाँ उनका पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार जब हम अध्ययन करें तो उनकी जो डेफिनेशन या जो भी कुछ है उसको हम अलग करें, ऐसा भी काम किया जा सकता है या ऐसा उसके दायरे में रह के बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ना एक ट्रेडिशन में ब्रेक आता है। 1000 साल का गैप जो थोड़ा नहीं है, कंटिन्यूटी ख़त्म होगी ना। जैसे हमारी कल्चर में कंटिन्यूटी रही है, लेकिन काव्यशास्त्र में कंटिन्यूटी नहीं रही। वहाँ एक तो जब अंग्रेज आए उन्होंने हमें वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ दिया। हमारे लोगों का चलो ठीक है जी, अच्छा है। हमारी भाषा में तो सारा मॉडर्न क्रिटिसिज्म वेस्ट का ही बोलते हैं। वेस्टर्न जो भारतीय काव्यशास्त्र को हमने छोड़ ही दिया, वो कहते हैं इससे ज़्यादा काम नहीं चलता।
वो इसीलिए नहीं कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। जो लिटरेचर का सोशल फंक्शन है ना, उसको हमारे भारतीय काव्यशास्त्रियों ने विचारा नहीं। उनकी वही सीमा रही जैसे अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म की थी, जैसे रशियन फॉर्मलिस्टों की थी, जैसे स्ट्रक्चरिस्टों की। इन तीनों को देखो तो हमारे भारतीय काव्यशास्त्र की तरह ही हैं ये, इनमें एक बिल्कुल समानता है। लेकिन उसके बाद की जो क्रिटिसिज्म आई है वो हमें सभी लिटरेचर को, दुनिया के, चाहे हम अपने पुराणों की कथाओं को देख लें, चाहे उपनिषदों की कहानियों को देख लें, अगर उसको भी आप वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के रूप में देखोगे, आपको एक मॉडल मिल जाएगा। तो ये आपने जो सवाल उठाया ना, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्टडी नहीं है। ये तो आप भी बता सकोगे कि संस्कृत में मॉडल नहीं है। तो और फिर जब हम उसको किसी दूसरे तरीके से करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये तो देशकालीन वातावरण जैसी चीज़ों का अगर हम कहते हैं, ये तो इस तरह का क्लासिफिकेशन तो आप हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में नहीं। यू आर राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, पर मेरा यही है कि इसमें अभी पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये तो नहीं मैं कह सकता। पॉसिबिलिटी तो हर एक में होती है। हाँ, होनी चाहिए। नहीं, होना चाहिए। देखो, फिलॉसफी की जो तात्पर्य वृत्ति की आप बात कर रहे हैं ना, उसको हम ज़्यादा फोकस करें तो मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मीमांसा दर्शन कहता है ना, किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत, जो डॉक्टर साहब ने डिस्कोर्स की बात की कि हर एक जो लिटरेचर है वो स्पीकर कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कैसा प्रसंग है, उसके अनुसार समझा जाना चाहिए। तो ये चीज़ सिर्फ लेकर हम उसमें सोशल एस्पेक्ट ले सकते हैं। वो हमारे आचार्यों ने बस एक जिक्र भर कर दिया, तो आगे नहीं चलाया। ठीक है। अभी तानुवाद और अन्विता विधानवाद का सीन रहा, लेकिन तात्पर्य वृत्तियों के चीज क्या के उसको ही लेकर आप इन लाइन पे जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा। ये जो मैडम ने बात की है ना, ये काफ़ी इस पर चर्चा भी शुरू हुई है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो इंडोलॉजी स्टडीज़ का डिपार्टमेंट वेस्ट में बना था ना, जर्मनी में, जिसमें सारे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है, चाहे वो पाणिनि था, पतंजलि था, भर्तृहरि था, उसको वहाँ के जब लोगों ने स्टडी किया, ससूर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसने उसको योग से अलग करके, जिसमें अगर भाषा की बात करें तो योग से जुड़ी हुई थी, उसको अलग करके सिर्फ जो उसका ऑपरेटिव पार्ट था उससे भाषा विज्ञान शुरू कर दिया। उससे डेवलप होते होते जो लास्ट डेरिडा तक पहुँचती बात, डेरिडा का जो विखंडनवाद जिसे कहते हैं, डिकंस्ट्रक्शन का है, उसमें जो अल्टीमेटली जो बात प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग की है ना, वहाँ पर बात आकर उनकी रुक जाती है। वहाँ पर एक सैचुरेशन आ गया, उनका रुक गया। अल्टीमेटली बात जो है ना वो फिर दोबारा योग से जुड़ेगी, जहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें जो है ना एडवांस स्टडीज़ में भी ये बातें डिस्कस हुई हैं, और अल्टीमेटली बिल्कुल ठीक बात है, उसको दोबारा संस्कृत के टेक्स्ट जो उसको दोबारा हम खुद जब स्टडी करेंगे ना एक्चुअल मीनिंग में, ट्रांसलेटेड नहीं, तो उसमें से ये जो वर्ड विजन कह लीजिए और ये सारी चीज़ें उसमें से इंसाइट्स निकलेंगी ही। वही एक डायरेक्शन है जहाँ पर सारा कुछ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय की इच्छा को अपनी मधुर वाणी से सम्मानित करें।
मैं अपने साथियों को बता दूँ कि मेरा एक गाना 2 साल पहले दूरदर्शन पर रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने से पहले उस गाने के ऑब्जेक्शन लग गए थे कि इसमें दारू का जिक्र आ रहा है, इसलिए गाना मेरा टेलीकास्ट नहीं हो पाया। और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद उसके अर्थ निकालिए, फिर गाने को देखना, कि ऑब्जेक्शन करना है टेलीकास्ट करना है नहीं करना। तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड करके सुना गया तो लगा भूल गया, तो हम गलत के अर्थ कुछ और निकला। तो वही गाना उसके बाद 10 या 12 बार हुआ और रिपीट हुआ। वो गाना ऐसा है कि समस्या पंजाब की थी कि पंजाब में जो नशे हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तो नशे के कारण ही बहुत सारे डॉक्टर रहे, वो बिखर रहे थे। उनके विषय में, उनके संदर्भ में ये बात। तो इस गाने को सुनने के बाद बहुत सारे फोन मेरे को घर की लेडीज है उनसे आते थे, आपका गाना सुनने के बाद मेरे जो पति दे गए उन्हें ज़्यादा दारू कम कर दिए और तो ऐसे रूप में आ गए तो उन्होंने अमल छक लिया। मेरे को बड़ा गर्व होता जब ऐसी बात करते। तो एक ट्रेजेडी मेरे साथ ये कि मेरे जो कलीग है वो मेरे को बोलते कि रिशपाल, जिस समय से आपका गाना सुन रहे ना, हमारा गाना सुनते सुनते दारू की मात्रा भी बढ़ा दी। लेकिन लोग तो बोलते कि दारू लियो कम कर दिया है, और आप बोलते कि हमने दारू ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। कहते आपके गाने में ये वर्ड है ना कि ठीका शब्द प्रयोग किया। ठीका तो जानते हैं क्या से दारू लेते कि ठीक है तो दारू नहीं मुकनी चाहिए, तो नहीं मुक जाए। जैसे आपने बोला है कि ठीकों से दारू नहीं मुकनी चाहिए, तो कहते जो चढ़ती जवानी को बचाना है ना, तो ठीकों से दारू तो खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए दारू की मात्रा हमने ज़्यादा कर दी। सो पंजाबी पैदावार में तो एक माँ का अपने पुत को वास्ता है जो दारू बहुत ज़्यादा मात्रा तो उसको रोकने वास्ते का प्रयास करो। उसका वास्ता की आ पैदा कल समझावा बेटे खाने दे विच पावा चप में जिन्ना पाए नी की हाल ने उन्ना मां दे। आ पैदा कल समझावा बेटे खाने दे विच पावा चप में जिन्ना पाए नी की हाल ने उन्ना मां दे। सब मरदा देख के पुत्रा मरदा देख के पुत्रा हर मां दी नब्ज़ हर रुक जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी। की हाल हो तेरी भैन दा बेदर्द दिन रखड़ी दा आउणा है किनु पापा पापा किनु पापा पापा किनु पापा पापा आखूगा जो घर विच ते कढाउणा है। की हाल हो तेरी भैन दा बेदर्द दिन रखड़ी दा आउणा है किनु पापा पापा आखूगा जो घर विच ते कढाउणा है। कुंजा सिर चों ते संदूर जाओ सिर चों ते संदूर जाओ गिरी बांदी वंगरी टुट जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी। इस कुंदन वर्गी देही नूं क्यों पंगदे पाने रोड़ रिया देख सामने बढ़दे सिवियां नूं क्यों नहीं अपने आप नूं मोड़ रिया। इस कुंदन वर्गी देही नूं क्यों पंगदे पाने रोड़ रिया देख सामने बढ़दे सिवियां नूं क्यों नहीं अपने आप नूं मोड़ रिया। किन्ना चिर बेड़ी तैरूगी किन्ना चिर बेड़ी तैरूगी आखिरी नूं मित्रा डुब जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी ठेकियां तो दारू नहीं मुकनी चढ़दी जवानी मुक जानी। बैग नशियां दा क्यों बहन रिया उपड़ा दे पिंड रत केड़ी
लुकिया ए जिते हसदे वसदे वेड़े सी वे नशियां दा क्यों बहन रिया उपड़ां दे पिंड रत खेड़े घा चुलियां दे विच लुकिया ए जिते हसदे वसदे वेड़े सी रिशपाड़ नवेड़ा हथ आउण रिशपाड़ नवेड़ा हथ आउण जग तू ते अंबी टुक जानी ठेकियां तो दा